नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 7th की सोशल साइंस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे औरतों ने संघर्ष किया और मेहनत से काम करने के बावजूद भी उनके काम को हम लोग महत्वहीन ही मानते हैं और ये मानते हैं कि ये तो केवल घर का ही कामकाज है। जबकि हमने ये भी देखा था कि जब पुरुषों को उनके बराबर काम करना पड़ता है तो वो प्रायः उन कामों को करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे महिलाओं ने अपनी समानता को प्राप्त करने के लिए या शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए कैसे संघर्ष किया, और ये भी जानेंगे कि कैसे घर के बाहर महिलाओं और पुरुषों के कामों में अभी भी लोग भेद कर रहे हैं और कुछ काम के लिए लोग महिलाओं के बजाय पुरुषों को ही ज्यादा उचित मानते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में बारीकी से इस बात को भी समझेंगे कि कैसे कई ऐसी महिलाओं ने जिन्हें बिल्कुल शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन से संपन्न होने के बावजूद भी उनके घर वालों ने उन्हें शिक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन खुद इन्होंने कैसे संघर्ष करके अपने साथ अपने आप को तो शिक्षित किया ही, लेकिन अपने समाज के लिए एक मिसाल भी कायम की, जिसकी बदौलत आज हमारे घर की, आज हमारे देश की बेटियां जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं, अच्छे पदों पर नौकरी कर रही हैं। और जैसा कि हम लोगों ने अब देखा है कि बहुत हद तक महिलाओं को भी शिक्षा के अधिकार में भागीदारी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज के निर्माण में महिलाओं की भी अब अहम भूमिका उभर करके आई है। तो चलिए हम लोग इस चीजों को चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करते हैं। आशा करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। आप लोग प्लीज चैनल को अच्छे से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके जो घर पर बैठ करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। हम लोगों ने इसमें पहले ही डिस्कस किया है कि हम लोग किन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम फिर से ले लेते हैं। हमें पढ़ना है कि हम लोग घर के बाहर अभी भी कैसे महिलाओं के काम को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि कुछ व्यवसाय केवल महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों के लिए ही अभी भी उपयुक्त समझे जाते हैं, यानी महिलाओं को ये समझा जाता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैसे संघर्ष किया और पहले और आज की भी शिक्षा प्राप्त करने का उनका कैसा तरीका रहा और उसमें उन्होंने संघर्ष भी कितना किया, जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर आज की डेट में बन सके। और पिछले जो उन्होंने काफी सालों तक आंदोलन किए हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और भेदभाव की जो चुनौती उनके सामने थी उससे उन्होंने अपने आप को कैसे उभारा और कैसे उससे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी, इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ काम दिए गए हैं। अब अगर आप अपने आसपास या आप खुद ही इसको देखना चाहें तो एक शिक्षक के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे, महिला को या फिर पुरुष को? एक किसान के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? मील मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक या पायलट के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? आप खुद इस पर जो है टिक करें या भरें इसको और स्वयं आप अपने सोच का आकलन कर सकते हैं। जैसा कि आगे यहाँ पर दिखाया गया, देखिए खेत में भी महिलाएं काम कर रही हैं। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं, यानी हम लोग जो खेती का एक तरीके से कह सकते हैं खेती का जो एरिया है उसमें अभी भी खेती के क्षेत्र में 83.6% महिलाएं वहां काम करती हैं। क्या काम करती हैं? वो वहां पर पौधे लगाती हैं, खरपतवार को साफ करती हैं, फसल को काटती हैं, उसको कुटाई करके बेचने के योग्य बनाती हैं। और जब भी हम कभी खेत के बारे में सोचते हैं या किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में केवल पुरुष किसानों का ही चित्र उभर के आता है। ये इसके पीछे के बैकग्राउंड को हमें समझना है। ये जो है 61वें नेशनल सैंपल सर्वे का रिकॉर्ड है 2004 और 5 का। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक के रूप में पुरुष को 5 लोगों ने कहा और महिलाओं को 25 लोगों ने जो है माना कि महिलाएं ज्यादा टीचर के रूप में काम कर सकती हैं। लेकिन मिल मजदूर के रूप में केवल 25 ही पुरुष हैं और केवल 5 ही महिलाएं हैं। नर्स के रूप में वो पुरुष को नहीं देखना चाहते, यानी महिलाओं को ही देखना चाहते हैं। 30 महिलाएं हैं जिन्हें लोग नर्स ही मानते हैं, लेकिन पुरुषों को लोग नर्स के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। पायलट के रूप में 27 पुरुषों को लोग समझ सकते हैं कि 27 लोग पायलट बन सकते हैं, लेकिन 3 महिलाओं को ही केवल पायलट मान सकते हैं हम लोग। हो सकता है वो बहुत पढ़ी लिखी हो तो पायलट बन जाए, लेकिन अधिकतर पायलट बनने की जो जिम्मेदारी है या हम कह सकते हैं कि जो सोशल हमारी सोच है, सामाजिक सोच है, वो केवल पुरुषों के लिए ही है इस व्यवसाय को लेकर के। अब कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, ये देखिए कैसे
हर जगह पर महिलाओं के साथ और कहीं कहीं पुरुषों के भी साथ हैं। रोजी नाम की एक मैडम है जिन्होंने अपने कक्षा में इस अभ्यास को करवाया और नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए गए। यानी कि महिलाओं को लोग नर्स के रूप में देखना चाहते हैं और पायलट के रूप में लोग केवल पुरुषों को ही देखना चाहते हैं, जैसा हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। ऐसा उन्होंने इस कारण से किया क्योंकि उनको लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के ही काम कर सकती हैं और प्लेन उड़ाना तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि टेक्निकल काम है, बहुत ही रिस्क का काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, तो वो हो सकता है महिलाएं ना कर पाए। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। देखिए, हम लोग भी जब घर पे बड़े होते हैं तो हमारे आसपास हमारी माता जी, हमारी बहन या फिर अन्य कोई ऐसी रिलेटिव जो महिला है वो ही हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। तो शुरू से हमारे दिमाग में एक चीज ये बहुत अच्छे ही तरीके से बैठ जाती है कि महिलाओं से अच्छा हमारा टेक एंड केयर कोई नहीं कर सकता, भले वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग हों। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखना चाहिए। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीक और दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां जो है या महिलाएं ये तकनीकी काम करने में सक्षम नहीं है। देखभाल तो ये अच्छे से कर लेंगी, घर परिवार को तो ये अच्छे से संभाल लेंगी और ये मानसिकता आज भी है, ये केवल किताब की बात नहीं है। इस मानसिकता के साथ आज भी लोग जी रहे हैं, जबकि आप बाहर दुनिया में जाके देखें या अपने इंडिया में ही देखें, अपने आसपास देखें कि महिलाएं आपके यहाँ किन किन पदों पर हैं और वो क्या क्या काम करने में सक्षम है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अब देखिए, आज आपके घर में, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, अधिकतर ग्रामीण इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में भी सब जगह की बात नहीं, ये केवल उन्हीं लोगों तक बात है। आप ग्रामीण और शहर को इससे दूर ही रख के सोचें। ये केवल उन लोगों के मस्तिष्क की उपज है जो रूढ़िवादी धारणाओं पर अभी भी अपने दिमाग को चला रहे हैं और वैसी ही सोच को अपने साथ विकसित किए हुए हैं, अपनी सोच को अपडेट नहीं कर रहे, बदल रहे हो। ये केवल उन्हीं के मस्तिष्क की उपज है। बाकी चाहे गांव हो या शहर, जो भी व्यक्ति बुद्धिजीवी है, जो भी व्यक्ति इस बात को समझता है कि महिला और पुरुष में जब हमारा संविधान विभेद नहीं कर रहा, भगवान ने जो है सबको समानता के साथ जीने का जो है ऑक्सीजन सबके लिए मुहैया कराया, धूप की रोशनी सबके लिए मुहैया कराई है, उसने भेद नहीं किया, तो ये जो भेद हमने पैदा किया या हमारे पास किसी रूढ़िवादी भावना के कारण पैदा हुआ, वो बिल्कुल गलत है और इसे बदलना चाहिए। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी करके जो है अपना घर बसा लें, यानी शादी को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लें। आप घर में देखिए, जब हमारे आपके यहाँ लड़कियां जो है बड़ी हो जाती हैं तो प्रायः सबकी अपेक्षा यही रहती है कि अगर बहुत अच्छी कोई नौकरी या किसी तरीके से और कोई इनका सेटलमेंट ना हो पाए तो अच्छे से घर में इनकी शादी कर दी जाए। यही एक मतलब कॉमन मानसिकता हर जगह रहती है। लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, केवल उन्हीं लोगों की ये मैं बात कर रहा हूँ जो रूढ़िवादी भावनाओं से या रूढ़िवादी सोच से अभी भी ग्रसित हैं। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, आज की डेट में हम सबको जो बाहर की हमारी दुनिया है, यानी जो हमारी समाज है, जिस समाज के हम निवासी हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हमसे जुड़ जाती हैं। और जब अपेक्षाएं हमसे जुड़ जाती हैं तो उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम अपने आप पर प्रेशर महसूस करते हैं, लोड महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं, कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है, यानी जब घर के गार्जियन हमसे अपेक्षा करते हैं, तो कभी ये हमारे दोस्तों या मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया जाता है कि जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले, यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उसके लिए भी उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है कि आप इस तरह से नहीं हो, देखो दूसरे के यहाँ तो दूसरे का लड़का तो इस तरीके से कर रहा है, उसकी इतने रुपए की सैलरी की जॉब लग गई है। इन सब चीजों को कुल मिला के कंपेयर किया जाता है समाज में, आपको नीचा दिखाते हैं और दूसरे को बताते हैं कि वो काफी अच्छा है, आप उसी की तरह बनो। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही रोने पर चिढ़ाया जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि अगर वो रोएंगे तो वो कमजोर हैं, वो सहनशील नहीं हैं और उन्हें नहीं रोना चाहिए, रोना तो लड़कियों के लिए जो है शोभायमान होता है, ऐसी चीजें। अब यहाँ पर देखिए, एक झारखंड में
एक आदिवासी परिवार की महिला है, 27 वर्षीय, जिनका नाम लक्ष्मी है, और वो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है, यानी उत्तर रेलवे की जो इंजन चालक है महिलाओं की, वो सबसे पहले नियुक्त हुई हैं। इन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया कि स्कूल में पढ़ने के साथ साथ वो घर पे भी अन्य कामों में जिम्मेदारी में हाथ बटाती थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने डिप्लोमा किया, और रेलवे की जब परीक्षा हुई रेलवे बोर्ड की, तो उसमें वो पहली ही बार में उत्तीर्ण हो गई। और उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने उनका ये कहना है कि जब भी कोई मुझे ये कहता है कि फला काम लड़कियां नहीं कर पाती हैं, तो मैं उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, यानी चुनौती की तरह लेती हूँ। परिवर्तन के लिए सीखना, देखिए ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझिए। हमें अगर कहीं पर बदलाव करना है, कुछ चेंज लाना है, तो हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा। कैसे? स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकांश बच्चे प्रवेश लेते हैं, हम सोचने लगते हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि सुबह होती है, बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी भीड़ जाती है बच्चों की पढ़ने के लिए, तो हमें लगता है ये तो नॉर्मल है भाई, बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ने तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज भी क्या है, आप ये सोच सकते हैं कि बहुत से परिवार ऐसे हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाना और पढ़ना उनकी पहुंच के बाहर है, या फिर उनके समाज में या उनके अनुसार ये बातें अनुचित मानी जाती है। आप सोच के देखिए कि जिसको 2 रोटी का सहारा नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? जिसको ये नहीं पता कि रात का चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा उसके घर पे, तो कैसे वो अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच सकता है? आप इस चीज को थोड़ा सा महसूस करके देखिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आप सौभाग्यशाली हैं जो आप स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर फीस जमा करने के लिए आपके गार्जियन पैसा दे रहे हैं, तो प्लीज आप उस समय को, उस टाइम को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सपेंड करिए और अच्छे से जी लीजिए उस जिंदगी को, समझ लीजिए सारी चीजों को जो पढ़ाई से संबंधित हैं, और यू विल गेट ए गुड जॉब। आप जॉब के पीछे मत भागिए, अपनी एक्सीलेंस के पीछे भागिए। आपने कई मूवीज में भी इस मैसेज को देखा होगा कि कई मूवीज भी ये मैसेज कन्वे कर रही हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे एक समाज में मेंटल प्रेशर बिल्डअप किया जाता है बच्चों के ऊपर। जेवियर एक लड़का है, अपनी 10वीं बोर्ड का परीक्षाफल देखकर बहुत खुश हुआ। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन उसने अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में बहुत अच्छा जो है नंबर स्कोर किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखा तो वे खुश नहीं हुए। अब देखिए उनके बीच की ये वार्तालाप है। हे भगवान जेवियर, गणित में तो तुम्हें सिर्फ 65% ही नंबर मिले हैं, भौतिक शास्त्र में तो तुम्हें अंक बहुत कम मिले हैं। मतलब उनके गार्जियन कह रहे हैं कि तुम गणित में तो बहुत कम लाए, 65% लाए, और भौतिक शास्त्र में यानी फिजिक्स में तो तुम्हारे और कम नंबर हैं। मुझे पता है माँ, ये जेवियर रिप्लाई दे रहा है अपनी मम्मी को कि मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान को तो वैसे भी पढ़ना नहीं चाहता। मेरी रुचि तो इतिहास पढ़ने में है, यानी हिस्ट्री पढ़ने में है। अब देखिए गार्जियन कैसे सजेस्ट कर रहे हैं, तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, और क्या इतिहास पढ़ के भविष्य में तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है? ये गार्जियन सजेस्ट कर रहे हैं, किसको? जेवियर को। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है। जेवियर कहता है कि डैड और मॉम, मुझे तो गणित विज्ञान अच्छा नहीं लगता, मैं इतिहास ही पढ़ना चाहता हूँ। तब वो उसको कहते हैं कि बेटा समझदारी से काम लो, गणित ले लो, साथ ही कंप्यूटर भी सीख लेना, और आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर सीखने वाले को अच्छी जॉब मिल जाती है। अब देखिए हमारे परिवार में, या हम कह सकते हैं हमारे समाज में, अभी भी अपेक्षाएं हमसे वही हैं। जो काम किसी एक बच्चे ने किया और वो सक्सेसफुल हुआ, तो जरूरी नहीं कि वही काम हम भी करें और हम भी सक्सेसफुल हों। यानी कि वन रूल इज नॉट फिट फॉर ऑल वाला ये कॉन्सेप्ट है कि एक नियम सबके लिए फिट नहीं बैठ सकता है। इन क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूं। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे। अब देखिए जो बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षा से काफी दूर हैं, वो क्या करेंगे? वो वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग लोग करते थे। लड़कियों की स्थिति तो और खराब थी। जब लड़के नहीं जा पा रहे उनके यहाँ के पढ़ने, तो लड़कियां कहाँ जा पाएंगी? उन समाजों में यहाँ लड़कों को पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। बहुत ही गौर दीजिएगा, अक्षर तक यानी लेटर अल्फाबेट नॉलेज भी उनको नहीं थी, अक्षरों का ज्ञान भी उनको नहीं सीखने दिया जाता था। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी या बुनकरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम या फिर वस्त्र बुनने का काम और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह साधारण थी कि लड़कियां और औरतों का काम केवल उन तक सहायता पहुंचाना था। यानी घरों में जो काम हो रहा है उसको भी उन्हें बहुत ज्यादा नहीं सिखाते थे। आप आओ इसमें हेल्प करो। कैसे हेल्प करो? कुम्हार का अगर व्यवसाय है,
यानी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है जिनका, तो वो क्या करते थे, वो महिलाओं से कहते थे कि आप एक काम करो, मिट्टी को इकट्ठा करो और बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को तैयार करो, उसमें से कंकड़ पत्थर हटाओ, उसे छानो, सॉफ्ट मिट्टी तैयार करो जिससे हम निर्माण कर सकें किसका, मिट्टी के बर्तनों का। चूंकि वो चाक चलाना नहीं जानती थी इसलिए उन्हें कुम्हार माना नहीं जाता था, क्योंकि चाक चलाना आपने प्राय हमेशा देखा होगा कि वो पुरुष का ही काम होता है। 19वीं शताब्दी में लगभग यानी आज से 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया, विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और समाज में जिन्होंने कभी स्वयं पढ़ना नहीं लिखना सीखा उन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने के लिए जो है वो सहमत हो गए स्कूल भेजने के लिए। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। अब जब समझिए कि थोड़ा बहुत ज्ञान का विकास हुआ, आज से 200 साल पहले स्कूल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाना चाहिए, तब भी लड़कियों की बारी नहीं आई। तब भी ये हुआ कि चलो ठीक है लड़कों को ही आप भेज दो, लड़कियों की क्या जरूरत है पढ़ने की। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। अब देखिए, आप देखते होंगे कि आपके पास, आपके आसपास आप देखिए, इस चीज को सर्च करिए और कमेंट में लिखिएगा मुझे कि कौन कौन से महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज या प्राथमिक विद्यालय आपके आसपास हैं। आप खुद देखिए कि क्या वो महिलाओं के लिए ही केंद्रित है या वहां पर सभी लोग जा सकते हैं। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए काफी संघर्ष किया। यानी अब आप सोचिए, जब आज हम देखते हैं कि फला गर्ल्स कॉलेज, इसका मतलब वो गर्ल्स कॉलेज आज है कि केवल गर्ल्स की शिक्षा के लिए ही वो कॉलेज बना है, लेकिन कभी एक समय था जब उन्हें एक अक्षर भी सीखने की अनुमति नहीं होती थी। अब हम लोग इसमें एक राम सुंदरी देवी हैं जो कि पश्चिम बंगाल की एक महिला हैं और जो संपन्न होने के बावजूद भी पढ़ लिख नहीं पाई और बाद में उन्होंने कैसे अपने संघर्ष से पढ़ाई लिखाई को सीखा और अपनी एक पुस्तक को प्रकाशित किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर एक फिगर को देख सकते हैं। यहाँ रामाबाई जी का चित्र बना हुआ है जो अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा रही हैं। उन्होंने कभी स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने संस्कृत पढ़ना और लिखना सीख लिया था, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, जैसा कि आपने यहाँ पर भी इस चीज को देखा है। अब इस महिला की आत्मकथा हम लोग पढ़ते हैं, राम सुंदरी देवी की। अब ये देखिए, बंगला शब्द में इन्होंने लिखा है आमार जीवन। आमार जीवन का मतलब हमारा जीवन, कैसा हमारा जीवन रहा शिक्षा के क्षेत्र में, इसको वो बता रही हैं। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, इसे आप नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर कोड करने के लिए। राम सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। धनवान और जमींदार ये दोनों उनके यहाँ मौजूद थे, मतलब वो अच्छे फैमिली की महिला थी। उस समय के लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है या पढ़ी लिखी है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य ले आएगी और वो विधवा भी हो सकती है। देखिए आप इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझिए कि कितनी ज्यादा पीड़ा हमारे महिलाओं को रही होगी उस समय शिक्षा ग्रहण करने में, कि उन्हें अभागा माना जाता है, उन्हें शिक्षा के लायक ही नहीं माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाएगी अगर वो शिक्षित हो जाएं। अगर वो शिक्षित हो जाएंगी तो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। इसके बावजूद उन्होंने, यानी किन्होंने, राम सुंदरी देवी ने छुप छुप कर शादी के बाद भी पढ़ना लिखना सीखा। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस चीज को किया। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में विश्राम भी नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि लिखूंगी। पांडुलिपि का मतलब कोई धार्मिक, एक तरीके से समरी वाली बुक आप कह सकते हैं। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। क्योंकि देखिए वो संपन्न थी, स्कूल भी जा सकती थी अगर स्कूल वहां पे होते तो, लेकिन उनको, उनके समाज में ये मानता था कि स्त्रियों को पढ़ाओ ही मत, वो तो अगर दुर्भाग्य हो जाएगा वो पढ़ लेंगे तो। बाद में मैंने स्वयं ही अपने विचारों का मतलब इस तरीके के जो विचार पनपे उनका मैंने विरोध किया। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी, ये चीज उन्होंने अपने मन में सोचा। फिर मुझे एक स्वप्न आया कि मैं चैतन्य भागवत, एक संत जो थे, उनका जो है जीवन पढ़ रही हूँ। यानी देखिए, जो काम आदमी करने की कोशिश करता है और नहीं कर पाता है तो प्राय आपने देखा होगा कि सपने में कभी वो चीज हमारे आ जाती है। अब ये सपने में इन्होंने देखा कि मैं पढ़ रही हूँ, मैंने एक उसके ऊपर पांडुलिपि को भी लिख दिया है। अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। बाद में दिन में जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी तो मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन यानी कि उसके बेटे का नाम है, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ पर छोड़ दी है, जब मैं इसे मांगूंगा तो तुम इसे कमरे के अंदर ले आना।
वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए, यानी वो पुस्तक वहीं पर रख करके कहीं अंदर चले गए। कौन? उनके हस्बैंड। जब पुस्तक अंदर रख दी तो मैंने चुपके से, यानी ये चीज कौन बता रहा है, आप रिलेट करके पढ़िएगा ध्यान से। ये चीज बता रही है राम सुंदरी देवी कि जब मेरे पति पुस्तक रख के वहां पर चले गए तो मैंने चुपके से उस पुस्तक के अंदर से एक पन्ना फाड़ लिया और उसे छुपा करके रख लिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्ते पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। देखिए, पहले कागज और कलम नहीं होते थे, तो पत्तों पर लोग स्याही के माध्यम से लिखने का प्रयास करते थे और उसी से शिक्षा का विकास करने का काम करते थे। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। अब देखिए, यहाँ के वो उन्होंने पहले पुस्तक के एक पन्ने को फाड़ लिया और उसके बाद ताड़ के पत्ते पर जिसपे लिखाई होती है, जिसपे लिखा जाता है, उसको भी एक चुपके से छुपा के रख लिया कि उससे पढ़ेंगे और लिखेंगे इस पत्ते पर जो है। अत्यधिक जतन और कोशिश के बावजूद भी एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना लिखना सीख सकी। अब देखिए, चुरा चुरा के जहाँ किताबें या पन्ना कहना चाहिए कि पढ़ रही हैं, वो जहाँ पर पत्तों पर लिख के वो सीख रही हैं, तो कितना जटिल रहा होगा सीखना। राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। अब देखिए, अगर उस समय वो ना पढ़ती, अपने लिटरेचर को ना तैयार करती, ना आज उन्होंने एक पुस्तक को लिखा होता, तो हम लोग तो कभी ये जान ही नहीं पाते कि उस 200 साल पहले वाली सिचुएशन में महिलाओं के पढ़ने लिखने की स्थिति क्या थी। राम सुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था और इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि वो कुछ बैठकर कहीं पर कुछ खा लें। अब यहाँ पर एक रुकैया हुसैन है जिनके ऊपर एक कहानी लिखी हुई है। इनका लेडी लैंड नाम का एक सपना था। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सुल्तानाज ड्रीम्स। अब पढ़ते हैं ये क्या है। रुकैया सखावत हुसैन ये एक धनी परिवार में पैदा हुए। अब देखिए, अभी जो आपने कहानी पढ़ी, उन्होंने भी एक धनी परिवार में जन्म लिया, जमींदार थे, धन संपदा से संपन्न थे, और ये भी एक धनी परिवार की महिला की कहानी है जिसके पास बहुत सी जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था। अब उनके और इनके सिचुएशन में थोड़ा सा अंतर है। इनको उर्दू पढ़ना लिखना आता था क्योंकि उर्दू इनकी मातृभाषा रही होगी, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। अब देखिए, उनको कह दिया गया कि तुम इंग्लिश और बंगला ना सीखो, चलो ये तो हमारी मदर लैंग्वेज है, उर्दू तो बोलचाल की भाषा है, लेकिन अन्य भाषा मत सीखो। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के लिए नए विचार को सामने रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी को पढ़ना सीखा। देखिए, यहाँ पर पढ़ने के लिए उनकी मदद किसने की? उनके सगे भाई और बहन ने। और जब वो एक लेखिका बनी तो 1905 में, जब वह केवल 25 वर्ष की थी, तो उन्होंने भाषा पर यानी अंग्रेजी भाषा पर अपने अभ्यास को पुख्ता किया और एक उन्होंने उल्लेखनीय कहानी लिख डाली जिसका सुल्तान नाम से शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न, यानी जो चीज उन्होंने किताब के माध्यम से यहाँ पर बताने का पहले प्रयास किया था। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पर पहुंचती है। अब देखिए, कहानी है तो कहानी में कोई कुछ भी लिख सकता है। उन्होंने एक लेडी लैंड की चेष्टा की है। लेडी लैंड का मतलब एक ऐसा भूभाग जहां पर केवल स्त्रियां ही रहती हों और वो हर काम करने के लिए स्वतंत्र हों, कोई उनके ऊपर पाबंदी न लगाई जा सके। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते थे। यानी ये एक ऐसी जगह की कामना कर रही हैं जहां पुरुष नहीं बल्कि स्त्री प्रधान समाज हो और हर तरीके से काम की स्वतंत्रता उन्हें हो। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल का जो है निर्माण कराया जो आज भी चल रहा है। तो दो महिलाओं का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा कि कैसे उन्होंने रिच होते हुए भी, माने सुविधा संपन्न होते हुए भी शिक्षा को उनके गार्जियन ने, हम कह सकते हैं कि ग्रहण करने के लिए तो नहीं प्रेरित किया, लेकिन खुद संघर्ष करके उन्होंने इसको हासिल किया। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, अब हम आज के समय में आके देखते हैं कि कैसे शिक्षा और विद्यालय हमारे काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक फिगर है जिसमें सतत विकास लक्ष्य 4, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारी गवर्नमेंट ने सेट किया है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ पॉइंट पे तो हमें बिल्कुल काम करना ही करना है, जिसमें पॉइंट 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी क्वालिटी की एजुकेशन हम लोगों को दे सकें, चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। अब देखिए अभी भी कहाँ अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। आप जानते हैं जब जनगणना होती है तो पूरे देश की जनसंख्या को हम लोग काउंट करते हैं। और कैसे काउंट करते हैं? उनकी आयु, उनकी पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि के आधार पर। इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे आकलन पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है, कितने लोग शिक्षित हैं और कितने नहीं है। 1961 की जनगणना का यहाँ उदाहरण दिया गया है। सब लड़कों और पुरुषों, यानी कि जो 7 वर्ष से ज्यादा आयु के थे, का 40% शिक्षित था। यानी जितने भी पुरुष वर्ग थे, चाहे लड़के 7 वर्ष से ऊपर वाले या फिर जो एडल्ट पुरुष हैं, उनका जो टोटल आप कह सकते हैं कि जनसंख्या थी, उनकी टोटल जनसंख्या में से केवल 40% लोग ही शिक्षित थे, और तब स्त्रियों की संख्या केवल 15% थी। यानी 100 में 40 पुरुष ही केवल शिक्षित हैं और 15 महिलाएं शिक्षित हैं। अब आप आगे 2011 की जनगणना पर देखिए। 2011 में लड़के या पुरुष की संख्या 82% है और महिलाओं की संख्या 65% है। यानी आप देख सकते हैं कि पिछले 1961 से लेकर के और 2011 की जनसंख्या में जो महिलाओं और पुरुषों के बीच जो शिक्षा का अनुपात है, उसमें बहुत ही अच्छी वृद्धि हुई है। इसका आशय यह है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, या कुछ हद तक उन्हें प्राइमरी शिक्षा मिल गई है, वो लिखना पढ़ना जान गए हैं। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इस रेशियो में अंतर है, यानी लड़के ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं 82%, महिलाएं अभी भी 65% पर हैं, यानी लड़कों की तुलना में वो अभी भी कम शिक्षित हैं। यानी कि ये अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको कुल लड़के और कुल लड़कियों में जो कुल लड़कियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट कॉलेज से कितना ज्यादा है। यानी वो कॉलेज में जा तो रही हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो कॉलेज को छोड़ दे रही हैं, पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दे रही हैं। देखिए यहाँ पे जो सब लड़कियां हैं वो 3.88 हैं, जिन जो कॉलेज को छोड़ती हैं, माने सभी जातियों का मिलाकर के, सामान्य, पिछड़ी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, लेकिन केवल अकेले अनुसूचित जनजातियों की लड़कियां 4.20% हैं, जो अकेले वही छोड़ रही हैं। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की लड़कियां पढ़ाई को छोड़ रही हैं, यानी ड्रॉप आउट हो जाती हैं। सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। यानी हो सकता है समाज के प्रेशर में वो कहीं स्कूल में पढ़ने तो पहुंच जाएं, लेकिन लंबे समय तक क्या वो पूरे शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगी, इस चीज में काफी मतलब संशय रहता है। यहाँ पर कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 अलग अलग स्टेजेस पे इसको बताया गया है। 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना बहुत कम रहती है। अब इन दो कैटेगरी की लड़कियां, यानी SC और ST की लड़कियों के बाद अल्पसंख्यक वर्ग की जो लड़कियां हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा ही पूरी हो जाए, इसकी भी संभावना बहुत कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां अधिकतम आप कह सकते हैं कि कम से कम 4 वर्ष तो रहती हैं, यानी फिर भी वो ज्यादा ही रहती हैं, लेकिन वो मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो कम रह पाती हैं। 3 वर्षों के बाद ही आप देखिए तो एवरेज के औसत के रूप में वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण बहुत सारे हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना तो उचित स्कूल हैं, ना ही शिक्षक हैं। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो उन्हें साधन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर दूर है स्कूल तो ट्रांसपोर्टेशन भी उन्हें नहीं मिल पाता है, और वैन की भी व्यवस्था नहीं है, बस की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ परिवार अत्यधिक एक तरीके से आप कह लीजिए निर्धन हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ही नहीं उठा पाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि वो लोग पढ़ाई के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आजीविका ही उतनी नहीं है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। अब ये भी बातें सही हैं कि शिक्षक और सहपाठी भी चिढ़ाते होंगे, भेदभाव करते होंगे, इसलिए वो अपने आप को प्रेशर में महसूस करते हैं।
महिलाओं का आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जहां जैसे कानूनी सुधार हुए, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों को और महिलाओं की स्थिति अभी भी अच्छी हो गई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए, बहुत सारे संघर्ष इनके लिए करने पड़े। महिलाओं ने तमाम आंदोलन चलाए, कई पुरुषों ने भी, हम कहते हैं कि महिलाओं के आंदोलन को अच्छे से सपोर्ट किया और बुद्धिजीवी लोगों ने इसका सपोर्ट करके महिलाओं के आंदोलन को सशक्त बनाया। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि चेतना को जागृत करके भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने में बहुत सारी रणनीतियों का भी उपयोग देखने को मिलता है। अभियान। अब देखिए क्या क्या अभियान चलाए गए महिलाओं को सशक्त करने के लिए, इसको भी आप कहीं भी नोट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इसे कोड भी कर सकते हैं आंसर्स में, और जब वन लाइनर आंसर्स कभी लिखने को आए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाए तो भी आप इसे डाल सकते हैं। सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी रूप से संरक्षण दिया गया। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि समानता के अधिकार वाले चैप्टर में आर्टिकल 15 में कि सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से और दूसरी तरफ कानून बना करके समानता के अधिकार को लागू कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसी कानून के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, उसी को पढ़ेंगे कि कैसे कानून बना के सरकार ने समानता के अधिकार को, यानी औरतों के लिए शिक्षा के अधिकार को लागू किया या उनकी सुरक्षा की सामाजिक कुरीतियों से। इसी तरह 1997 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। आप देखिए आज भी न्यूज़पेपर आप उठा करके देख लीजिए, मैं ये तो नहीं कह सकता गारंटी से कि पर डे, लेकिन हाँ हर दूसरे तीसरे दिन आपको ऐसी खबर मिल जाएगी जहां पर किसी न किसी महिला को दहेज के लिए जला के मार दिया गया, या उसके ससुराल वालों ने या किसी भी व्यक्ति ने दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया, हरेस किया, या तो उसने खुद अपनी जान दे दी या तो उसकी जान ले ली गई। ये 21वीं सदी की बात हो रही है, सन 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। सोचिए आप कि जब ये चीजें नहीं थी, जब ये कानून संरक्षण देने के लिए मौजूद नहीं थे, तब उनकी स्थिति क्या रही होगी, कितनी बदतर स्थिति रही होगी। इसको आप सोच लीजिए तो केवल आप सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझने के काबिल हो जाएंगे। जागरूकता को बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता को बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य रहा है। देखिए धीरे धीरे महिलाओं को अन्य कई क्षेत्रों में जागरूक किया गया। महिलाओं को टीचर के रूप में शिक्षा देने के लिए भी प्रेरित किया गया, महिलाओं को नर्स के रूप में स्टाफ करने के लिए भी प्रेरित किया गया, महिलाओं को वायुयान उड़ाने के लिए भी शिक्षा दी गई। वायुयान उड़ाने के साथ साथ आज वो डॉक्टर भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, आईएफएस भी हैं। कोई ऐसा पद आज की डेट में नहीं है जो आप ये देख लें कि शायद ही महिलाओं के पास ना हो, बल्कि हमारे देश की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक, जो कि देश का सर्वोच्च पद होता है, वहां पर भी महिलाओं ने शासन किया है और अच्छा शासन किया है। कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि महिलाओं का जो है बहुत ही हम कह सकते हैं कि संघर्ष तो बहुत ज्यादा रहा, लेकिन उसके बाद परिणाम काफी सुखद रहा। अब देखिए विरोध भी होता है, जो असामाजिक लोग हैं या जो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, वो ग्रोथ करें, तो वो हमेशा विरोध करेंगे, और जब विरोध होगा तो उसका कानून बनेगा, कानून बनेगा तो फिर कार्यपालिका उसे लागू करवाएगी। तो बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिलाओं के आंदोलन का ही हिस्सा रहा है। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे दुनिया भर की औरतों को अपने संघर्षों को याद करके और मनाने के लिए वो लोग इकट्ठा होती हैं कि कैसे हमारे पूर्व में हम लोगों की स्थिति कैसे बहुत ही बदतर थी, और हम लोगों ने अब संघर्ष करके, कई लोगों ने संघर्ष करके जो अब दुनिया में नहीं है, उनकी बदौलत आज महिलाओं को समाज में ये सम्मान हासिल हुआ है। तो यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर कुछ शब्दों का चयन, जो आपने अलग अलग शब्दों को पढ़ा है टॉपिक में, तो देखते हैं रूढ़िवादी धारणा क्या होती है। किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं और या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। यानी जो पूर्वाग्रह आपने पढ़ा था कि कहीं किसी ने बता दिया और उसी को उन्होंने सत्य मान लिया और आगे सत्य मानकर उसी पर वो काम कर रहे हैं। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं
या हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और जब हम किसी के साथ अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। उल्लंघन का मतलब कोई कानून तोड़ना या किसी को अपमानित करना। यौन प्रताड़ना का मतलब औरतों की इच्छा के विरुद्ध उनके साथ जो है किसी भी यौन प्रक्रिया में जुड़ना या फिर मौखिक अश्लील इशारे करना, ये सब जो है यौन प्रताड़ना के अंतर्गत आता है।